गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आरएस का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ उसको पूरा एनालिसिस की, जो क्वेश्चंस थे उनका नेचर किस तरीके से था, इसके साथ साथ जो कट ऑफ है वो क्या होने वाली है, और साथ ही जो मतलब आगे आप जो मेंस की तैयारी करो या फिर जो नए स्टूडेंट जो भी आगे मेंस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए एक क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि जो मेंस की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो इस वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आरएस मेंस 2018 का एनालिसिस है ये एनालिसिस। इसके अंदर 3 चीजें हैं। जो प्रश्नों की प्रकृति, इसको 2 स्तर के ऊपर देखेंगे। देखो प्रश्नों की जो प्रकृति वो इस वजह से मैंने ये डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ समझ सके कि जो 2013 थे उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, 2016 थे उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, और 2018 में जो क्वेश्चंस आए ना उन क्वेश्चंस का नेचर कैसा था, उन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कैसा था। तो जो बात होगी ना वो बाकायदा तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर होगी, केवल हवा में नहीं होगी कि इस बार का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड था, वो मतलब क्यों था, वो उनके जो कारण क्या है, उनको बेस के जो बेस है उसके आधार पर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नों की जो प्रकृति, इसके अंदर जो पिछले जो पेपर है उनके आधार पर, और 2018 का जो मेंस है, 2018 का मेंस है, इन जो है प्रश्न है इनके आधार पर जो इसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में जो है कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ जो है वो कितनी होने वाली। इसका भी हम 2 स्तरों के ऊपर एनालिसिस करेंगे। एक तो पिछली जो कट ऑफ है उनके जो प्रश्न किस तरीके से आए तो उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी, और इस बार की जो कट ऑफ है वो जो है वो कम क्यों रहेगी, पिछली बार की तुलना में जो कट ऑफ जितनी भी रहेगी वो कम क्यों रहेगी। तो उसके लिए हमारे पास आधार के रूप में काम करेंगे ये पिछले ईयर के जो पेपर है वो, और इस जो 2018 के मेंस के जो क्वेश्चन है वो। तो इसका भी जो कट ऑफ का भी जो एनालिसिस होगा वो पिछली जो कट ऑफ है, पिछली कट ऑफ, और 2018 की जो है ना 2018 की संभावित कट ऑफ। इसके अलावा एक जो चीज है कि वो भविष्य की रणनीति, कि अगर हम आरएस मेंस की तैयारी करें तो हमें किस प्रकार की अप्रोच रखनी चाहिए ताकि जो है वो मेंस में आके हमारे को प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि प्री केवल एक क्वालिफाई एग्जाम है, उसमें अगर आप 200 में से 150 भी नंबर लेकर आ रहे हो ना तो वो आपके लिए यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। केवल मतलब किनका है, मेंस का, क्योंकि कट ऑफ आपकी जो होती है वो मेंस से बनती है। मेंस और इंटरव्यू दोनों के नंबर जुड़ के ही जो है वो आपके फाइनल जो कट ऑफ होती है, जो रैंक डिसाइड में करने वाले में मेंस और इंटरव्यू, क्योंकि प्री केवल क्या है, क्वालिफाई। तो मेंस को लेके जो है वो आगे हमारे को किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पिछले जो पेपर्स है ना तो ये देखेंगे। अगर आप लोगों ने किसी ने भी जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए लोग हो तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरएस की जो है वो आरएस मेंस से रिलेटेड जितने भी जो वीडियो है वो मैं इसमें डालता रहता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पिछले ईयर के जो क्वेश्चंस है ना उनको, और फिर उनकी जो तुलना करेंगे कि 2018 के जो पेपर था वो स्टैंडर्ड था या स्टैंडर्ड नहीं था, या फिर जो ये जितने भी मार्केट में बातें चल रही है वो सब हवाई है क्या नहीं है। तो बाकायदा तथ्यों के आधार पर तो पिछले जो ईयर्स के जो पेपर्स थे वो उन प्रश्नों की प्रकृति के अंदर अगर हम बात करें 2013 और 2013 का अगर फिर भी हम अगर एक बार स्किप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था। 2013 का जो पैटर्न था जो बिल्कुल अलग था, लेकिन 2016 का जो मेंस का जो पैटर्न था ना वो सिमिलर था। केवल सिलेबस चेंज हुआ है, नेक्स्ट रीजनिंग थी वो हट चुकी है, उसकी जगह जो एथिक्स है उसके नंबर बढ़ा के जोड़ चुके हैं। तो हम, लेकिन फिर भी अगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप पेपर का स्टैंडर्ड देखोगे ना तो 2013 के जो क्वेश्चंस थे वो एकदम सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके जो है वो सिलेबस में से उठाए और क्वेश्चंस पूछ लिए, टॉपिक से सीधा क्वेश्चंस उठाया और सीधा क्वेश्चंस पूछ लिया। जैसे मालदेव और हुमायूं का संबंध, राजस्थान जीके के अंदर एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेकिन 2016 का जो पेपर था वो इसकी तुलना में थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर था, पेपर का लेवल जो था वो बड़ा,
लेकिन 2018 का जो मेंस का पेपर है वो इसकी तुलना में फिर जो है वो इसका जो है लेवल बढ़ा। 2016 के देखो हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखना आप, किसके, हिस्ट्री के, हिस्ट्री के अंदर इसमें 2016 के जो क्वेश्चंस बताऊं, फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर था कि वो, अच्छा क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर केवल 100 वर्ड्स के, क्योंकि 15 शब्दों वाले और जो 50 शब्दों वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें फैक्चुअल क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन 2001 बात, खास बात और देखने को हुई, 2018 के मेंस में जो क्वेश्चन 50 शब्दों वाले थे वो भी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल थे तो कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, लेकिन 2016 के मेंस में ऐसा नहीं था। तो 2016 के जो हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस पूछा था, गांधी जी के आगमन के बाद में जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो जन आंदोलन क्यों बन गया। तो गांधी जी ने जो आंदोलन की जो रणनीति थी, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति, दबाव समझौता दबाव की रणनीति, तो ये जो रणनीति थी ये हम अगर कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा तो उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकता है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद का क्या योगदान है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछ लिया गया। और राजस्थान के अंदर देखें तो राजस्थान के अंदर प्रजामंडल आंदोलन की क्या विशेषता है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि हिस्ट्री की 2016 के तो क्वेश्चंस हो गए, लेकिन 2018 के क्वेश्चंस किस तरीके के थे, इसका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था जो भारतीय पुनर्जागरण है ना, वो भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौतियाँ और पश्चिम की प्रेरणा दोनों की देन है। अब इसमें कौन सा ये क्वेश्चन जो है, अगर भारतीय पुनर्जागरण जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन है उसको भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन भी हम कहते हैं, तो अगर उसका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं है कि किसने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, किसने आर्य समाज की स्थापना करी, किसने कब क्या किया, केवल फैक्ट रट रखे आपने, किसने कौन सी पुस्तक ली थी, किसने क्या लिखा, नहीं भाई। जो पुनर्जागरण आंदोलन अगर भारत में हुआ है वो क्यों हुआ है, पश्चिम की क्या चुनौतियाँ थी, पश्चिम ने जो और पश्चिम की क्या प्रेरणा थी, उन दोनों के सामंजस्य से जो है वो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का उदय हुआ। वो अगर आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट है तो इस क्वेश्चन को आप एड्रेस कर सकते हो। तो क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल बेस्ड के ऊपर नहीं था। अगर मैं इसके अलावा जो है 2018 का हिस्ट्री का ही मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, वर्ल्ड हिस्ट्री का, कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके विश्व राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, सेकेंड वर्ल्ड। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो प्रबोधन का जो है क्वेश्चन पूछ लिया था सीधा सीधा। क्वेश्चन ये भी सीधा है लेकिन ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये तो बात होती है हिस्ट्री की। लेकिन इसके बाद में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो किस तरीके से थे, इकोनॉमी 2016 और 2018। इकोनॉमिक्स में 2016 के अंदर जो क्वेश्चन है, एक सीधा क्वेश्चन जो करंट के ऊपर उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि इस जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उन्होंने उसी समय घोषणा करी थी कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगना करेंगे। और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास करिए, कौन कौन से कदम उठा रही है या फिर कौन कौन से उठाने चाहिए। लेकिन इस बार के जो क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स को उठा के देखो, आधारभूत संरचना है उसकी क्या लाभ है, उनकी जो उसका आधारभूत संरचना के विकास है उसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने फैक्ट रट रखे वो उसका कोई मतलब ही नहीं है, जो अगर आपने फैक्ट जो है वो रट के रख रखे तो। लेकिन इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यापार सुगमता का जो वर्ल्ड बैंक इंडेक्स जारी करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर रिपोर्ट जो है इंडेक्स है, उस रिपोर्ट के अंदर भारत की रैंक सुधरती है तो भारतीय इकोनॉमिक्स को इसका क्या लाभ होगा। ये चाहे आप इंडेक्स में आप वो तथ्य रख लो कि चाइना का कौन सा रैंक है, इंडिया का कौन सा रैंक है, यूएसए का कौन सा रैंक है, कुछ चीज़ें इसमें फैक्चुअल है, लेकिन साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट की भी डिमांड करता है कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में बढ़ता है तो भारतीय इकोनॉमिक्स को क्या लाभ होंगे। और क्वेश्चन जो पूछा है वो मेन क्वेश्चन इसी को पूछा है। तो ये क्वेश्चन पूरा एड्रेस जो है वो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के अलावा इसमें साइंस के जो क्वेश्चन है, साइंस के जो क्वेश्चंस है 2016 के और 2018 के, तो उनमें डिफरेंस देख लो आप। साइंस के जो क्वेश्चंस है उनके अंदर, साइंस में 2016 के अंदर गुणसूत्री विकार क्या है, सीधा क्वेश्चंस पूछा बायो से और उनके क्या है। लेकिन इस बार व्योम तरंगें क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उनकी आवृत्ति क्या होती है, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ उनके आरेख बनाना तक जो क्वेश्चंस पूछा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो उन क्वेश्चंस को सब पार्ट में डिवाइड कर दिया।
यानी एक ही क्वेश्चन पूछ के उसको 3-3 पार्ट में डिवाइड करके पेपर को जो है वो थोड़ा टफ बनाने का प्रयास किया गया। ये जो है पिछली बार की तुलना में एक अलग अंतर है। इसके अलावा अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर पिछली बार जो था वो भूगर्भिक समय मापक्रणी थी, वो पूरा एक याद है तो आप लिख सकते हो समय मापक्रणी, पेलेजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक काल है, वो सारे लिख सकते हो। लेकिन अब क्या किया, इस किसी एक काल को उठा के उसका क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें आपको कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल दोनों डिमांड करता है। इस बार का जो क्वेश्चन था ज्योग्राफी के अंदर भी जो है 16 और 18 के अंदर, इसमें भूगर्भिक समय मापक्रम पूछा। इस बार पूछ लिया कि पेलेजोइक जो है पेलेजोइक कल्प है उसकी विशेषताएं बताइए, पेलेजोइक जो कल्प है उसकी विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर पूछा गया। इसके अलावा 2018 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वर्षा के वितरण में पर्वतीय प्रभाव, ये क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि अगर वर्षा जो होती है ना उसमें पर्वत का क्या प्रभाव है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि पर्वत जो होती है, पर्वत से जो वर्षा की जो पवनें टकराती है वो टकरा के वर्षा करती है, लेकिन जैसे ही वो पवनें जो है पर्वत को पार करके पर्वत के विमुख दूसरी तरफ जाती है वो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता हुआ वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि आर्द्रता जो वायु की जो आर्द्रता है वो समाप्त हो जाती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ये 2018 के अंदर मेंस में पूछा गया। इसके अलावा राजस्थान की जो नदी प्रणाली, ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि थोड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसमें भी जो है कॉन्सेप्ट की डिमांड है। तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे। अगर हम बात करें पॉलिटी के, सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर किसी में पूछे तो वो पॉलिटी के अंदर, पिछली बार के क्वेश्चंस देखना आप और इस बार के क्वेश्चंस देखना पॉलिटी के। पिछली बार बिल्कुल सीधा क्वेश्चंस पूछा है पॉलिटी के अंदर। 2016 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि वो लैंगिक न्याय का, यानी जो विशाखा गाइडलाइन था नहीं उसकी क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है। इसके अलावा इसी जो थर्ड पेपर के अंदर पेरिस समझौता करेंट से सीधा सीधा उठा के पूछ लिया, क्योंकि उस समय पेरिस समझौता हुआ था, यूएन जो पेरिस कन्वेंशन है जलवायु के ऊपर, वो क्वेश्चन पूछ लिया था। इस बार के क्वेश्चन आप देखो, और पॉलिटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था 1997 का जो लैंगिक न्याय यानी विशाखा जो गाइडलाइन थी 1997 की, उसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। और अब देखना 2018 के जो क्वेश्चंस पूछे हैं पॉलिटी के अंदर कि जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना उद्देशिका है उसके अंदर जो न्याय की अवधारणा है ना, उनको किस रूपों के अंदर मूल अधिकार और डीपीएसपी यानी जो नीति निर्देशक तत्व है उनके अंदर साकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों का अंदर बाकायदा सर्वोच्चता को लेकर संघर्ष चला है। संविधान का अनुच्छेद 24 है, केशवानंद मामला है, ये मिनर्वा मिल्स मामला है, वामन राव मामला, ये सारे जो केस हुए ना ये सारे संसद और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सर्वोच्चता को लेकर, तो बाकायदा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हुए आपको ये क्वेश्चंस डिस्कस करना था। तो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा है। केशवानंद भारती मामले में आगे चल के जो है बुनियादी ढांचे का सिद्धांत देते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। तो मिनर्वा मिल्स वाला मामला, केशवानंद भारती वाला मामला, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करनी। इसके अलावा एक क्वेश्चन राजस्थान लेवल का कि राजस्थान के अंदर जो क्षेत्रीय या राज्य के जो स्तर के दल है ना, जैसे यूपी के अंदर सपा और बसपा है, उस तरीके के जो दल है वो राज्य का, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन ये पूछा कि राज्य स्तरीय दल राजस्थान के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो बीजेपी और कांग्रेस वो दोनों राष्ट्रीय दल है। ये क्वेश्चन पूरा फैक्चुअल तो है नहीं कॉन्सेप्ट के ऊपर कि भाई ये राजस्थान के अंदर जो है वो राज्य स्तरीय जो राजनीतिक दल है वो क्यों नहीं है। तो अगर इन सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं, अगर एक बार लास्ट में जो चीज़ बची हुई है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप क्वेश्चंस देखते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिछली बार के क्वेश्चन और इस बार के क्वेश्चंस में आपको सीधा सीधा अंतर साफ झलक जाएगा। पिछली बार के जो क्वेश्चंस है कलेक्टर की क्या भूमिका है और मुख्य सचिव की क्या भूमिका, सीधे आप क्वेश्चंस पढ़ो और वहाँ लिख के आओ ये कार्य करते हैं कलेक्टर। लेकिन इस बार के क्वेश्चंस देखो, प्रशासन के अंदर सच्चरित्रता यानी इंटेग्रिटी सच्चरित्रता का जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सीधा सीधा था क्योंकि उसकी विशेषताएं लिखनी थी। लेकिन इसके बाद में जो राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की किस स्थिति के अंदर जारी कर सकता है, उनकी जो सारी स्थितियां आपको मेंशन करनी है। तो अगर आपका अध्यादेश से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तभी आप क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाओगे। इसके अलावा सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन था प्रशासन के अंदर जो सच्चरित्रता वाला क्वेश्चन था ना वो। तो ये तो बात एकदम फैक्ट है कि जो पिछली बार के जो 2016 के मेंस के क्वेश्चन थे और 2018 के जो मेंस के क्वेश्चन, अगर दोनों को हम एनालिसिस करें तो ये स्पष्ट है कि क्वेश्चन के पेपर जो है वो स्टैंडर्ड थे। अब हम बात करते हैं इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो क्या थी और 2018 का जो मेंस हुआ है उनकी जो कट ऑफ है वो क्या है, वो एक बार मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। कट ऑफ 2013 में
2016 में, और ये 2018 की संभावित। 2016 के अंदर देखो 327 ओबीसी और जनरल दोनों की, जनरल प्लस ओबीसी दोनों की। इसके अलावा जो है वो एससी की 298 और एसटी की 309 है, हाँ 309। इसके अलावा इसकी जो थी ओबीसी प्लस जनरल की 350। इसके अलावा जो एससी की थी और एसटी की थी, एसटी की तो थी 339 और इसकी थी 321। एससी की कट ऑफ 321, हाँ ये कट ऑफ थी। तो 350 जो कट ऑफ गई थी, वो कारण क्या था कि पेपर जो था वो जो था फैक्चुअल क्वेश्चन था। इसी फैक्चुअल क्वेश्चन के बेस के आधार पर जो बहुत सारे लड़कों ने इस बार का मेंस जो है वो फैक्चुअल बेस पे तैयार किया, और उनका जो पेपर है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि जो पेपर है वो पेपर को ठीक तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाए वो। इसी वजह से देखो, आप कोई सी भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो, चाहे मेरी वीडियो देखो या कोई भी देखो, अगर आपके दो रियल वास्तविक अगर आपके दो मार्गदर्शक है, वो आपके दो चीज़ है, एक आपका जो सिलेबस है वो, और एक आपका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ना, पेपर, ये दो। अगर इन दोनों को अगर आपने ठीक तरीके से एनालिसिस करना सीख लिया, आप ये मान लेना जो आरएस रूपी भवसागर है इसको पार कर सकते हो। बाकी आप चाहे कितने भी घंटे पढ़ो, कितने भी कुछ पढ़ो, क्योंकि ये ही एक तो सिलेबस आपको ये बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस बार के 2018 के मेंस के जो क्वेश्चन है ना, ये पॉलिटी के अंदर राज्य स्तरीय दल बिल्कुल कायदा स्पष्ट आपके लिखा हुआ है, क्षेत्रीय दल, राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय दलों की भूमिका, और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आपने सिलेबस का एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से एड्रेस किया है, पढ़ा है, तो आप अच्छी तरीके से, और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको बता देंगे कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं ये कट हो सकते हैं कि आपके जो दो रियल मार्गदर्शक है वो आपका सिलेबस और आपका प्रीवियस ईयर का पेपर। तो 2013 के अंदर मैं ऐसा नहीं करूँ कि पेपर कॉन्सेप्चुअल था, पेपर फैक्चुअल था, कट ऑफ जो है वो 350 के आसपास थी। इसकी तुलना में 2016 का जो मेंस था वो उनके पेपर थोड़े स्टैंडर्ड थे, क्वेश्चंस थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चंस थे, और उसी वजह से जो कट ऑफ है वो लगभग 23 नंबर कम हुई है, 23 नंबर कट ऑफ जनरल की और उसकी तुलना में। और इस बार की 2016 की तुलना में इस बार का जो पेपर है वो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। तो आप मान के चलो कि इस बार का जो क्वेश्चन जो थे वो और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड थे और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे अनुसार अगर जो कट ऑफ रहने वाली है वो 300 से 310, देखो बिल्कुल हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये एक संभावना है, और इससे 10-15 नंबर आप कम करते हो। ये जनरल और ओबीसी की सेम, मतलब 300 नंबर से लेके 310 नंबर के बीच में जो है वो कट ऑफ रहने वाली है इस बार 2018 के मेंस की संभावित कट ऑफ है। इससे फिर आप SC ST का तो आप आइडिया लगा सकते हो, इससे 10-12 नंबर जो कम है वो चलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ है लगभग सेम रहने वाली है, और वो इस दोनों के बीच में रहने वाली है। कारण देखो तो आप पेपर, और वो चीज़ मैंने आप लोग पहले ही मैंने डिस्कस की कि आप तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें ना, तो 2016 के क्वेश्चंस और 2018 के क्वेश्चंस, उन दोनों में आपको स्पष्ट रूप से डिफरेंस नजर आएगा। ये जो चीज़ होगी वो तो हो चुकी है कट ऑफ की। अब हम बात करें कि आगे आपको जो है मेंस की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, कि आप एक अप्रोच जो है वो लेके चलो कि ताकि मेंस में जो है आपको दिक्कत नहीं हो। इस बार बहुत सारे लड़कों ने जो है क्या इकोनॉमिक्स के बहुत सारे डाटा, क्योंकि पिछली बार व्यापार के ऊपर आयात निर्यात के बहुत सारे डाटा रटे होंगे क्योंकि क्वेश्चंस आया था, लेकिन इस बार वो सारे डाटा जो रटने वाले थे वो सब धराशायी हो गए, और जिन व्यक्तियों का कॉन्सेप्ट अच्छा था उन क्वेश्चंस उन्होंने अच्छी तरीके से एड्रेस किए। तो भविष्य की रणनीति को अगर आप मेरे से कहोगे तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। रणनीति, पेन में जो है वो इंक खत्म। इसमें आप 3-4 चीज़ें कर सकते हो। एक चीज़ तो सबसे पहला आप अपने दिमाग में स्पष्ट कर लो कि जो है वो रटना मना है। स्पष्ट कर लो, रटना मना है। ये इस चीज़ की आप गार्ड मान लो कि अगर RS जैसा एग्जाम है वो आप रट के पास नहीं हो सकते हो। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, अगर आपने यहाँ रटा और वहाँ जाके आपने उल्टी कर दी और इसका आधार पर आप RS बन जाओ तो ये अब नहीं होने वाला है।
इसके बाद में जो एग्ज़ाम होगा उनके पेपर आप देख लेना। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन व्यक्तियों के कॉन्सेप्ट अच्छे थे इस बार, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो मेंस के पेपर दिए होंगे। दूसरी चीज़ वो है आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन क्षमता। अब ये जो चीज़ है ना, ये आप 2-1 महीने में बैठ के मेंस है, 1 महीना बचा है, मैं बैठ के रोज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उससे नहीं आने वाली है। आप डेली रूटीन बनाइए कि कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट जो है वो, या फिर 1 घंटा जो है वो, 40-45 मिनट्स या फिर 1 घंटा जो है वो डेली आंसर राइटिंग दीजिए। मान लीजिए आपने आज हिस्ट्री पढ़ा और हिस्ट्री के अंदर आपने राष्ट्रीय आंदोलन का जो है उदारवादी जो है विचारधारा है वो पढ़ी, उदारवादी आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा, आगे चल के उग्रवादी आंदोलन पढ़ा, तो उससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए कहीं से भी, या फिर आप सेल्फ ही क्वेश्चन बना के उनको एड्रेस कीजिए। जब तक आपकी जो राइटिंग स्किल, अगर आपकी राइटिंग स्किल आ जाएगी ना, उसके बाद में आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका मेंस आपको एक बिल्कुल तिनके भर की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आंसर राइटिंग आप डेली पढ़ रहे हो और डेली उनको ऊपर 1 या 2 आंसर लिखिए, डेली आंसर लिखिए, तब जाके जो है वो 5 से 6 महीने बाद में आप जो आपने फर्स्ट दिन अपना आंसर लिखा ना वो देखना, और जो आपने आज 6 महीने बाद में जो आप आंसर लिखोगे ना उसी टॉपिक का लिखना, भले उसमें देख लेना आपको कितना अंतर पता चल जाएगा। फिर आप खुद ही कह दोगे कि मेरी मार्किंग उस समय कैसी होगी, इस समय कैसी होगी वास्तविक रूप में। और तीसरी चीज़ अगर आप जो करना चाहो वो है रिवीजन की। हम क्या करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और पिछला जो है वो भूलते चले जाते हैं। एक चीज़ गांठ बांध के रख लीजिए कि आप जो है वो रिवीजन नहीं कर पाओगे, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़िए, चाहे भले दूसरी कुछ भी कितना भी इम्पोर्टेंट है, उसी एक ही चीज़ को 10 बार पढ़िए और उसका बार बार रिवीजन करिए, तभी ही उसी चीज़ के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी, आपकी जो है उस टॉपिक को समझने की जो क्षमता है वो बेहतर तरीके से होगी। और रिवीजन के लिए आप ये कर सकते हो कि आप मंडे टू सैटरडे आप पढ़िए और संडे को आप रिजर्व रखिए कि इस दिन मैंने जो 7 दिन में पढ़ा है उसका मैं रिवीजन कर सकता हूँ। एक हो गया वीकली, एक जो है वो साप्ताहिक और एक मासिक, 2 स्ट्रेटेजी रिवीजन की जो है वो आप फॉलो कर सकते हो। साप्ताहिक में आप जो है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक, यानी मंडे टू सैटरडे जो आपने पढ़ा उसका संडे को रिवीजन कर लीजिए। मंथ के लास्ट 3 या 4 दिन ऐसे रखिए कि इस महीने में मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़े या जो भी चीज़ मैंने पढ़ी, चाहे करंट अफेयर्स पढ़ा, चाहे ट्रेडिशनल पोर्शन पढ़ा, चाहे हिस्ट्री पढ़ी, चाहे पॉलिटी पढ़ी, उनका 3 से 4 दिन रिजर्व रखिए। उसके अंदर आप नया कुछ भी मत पढ़िए, उसके अंदर आप रिवीजन करिए। जैसे जैसे आप धीरे धीरे ये करोगे, स्टार्टिंग में आपको सप्ताह का भर का जो है ना वो एक संडे के दिन में पढ़ने में आपको रिवीजन करने में बहुत चैलेंजेस रहेगा, लेकिन क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है, और जैसे ही आपकी हैबिट बनेगी आप इसके अंदर कंफर्टेबल हो जाओगे और आप 3 से 4 दिन में, मैं कह रहा हूँ 3 दिन के अंदर आप पूरे महीने भर का रिवीजन कर लोगे धीरे धीरे। स्टार्टिंग में आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार मेरा रिवीजन ही नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में स्वाभाविक है, कोई भी चीज़ आप करते हो ना तो उसमें आपको, क्योंकि उस चीज़ की आपको हैबिट नहीं बनी हुई होती है, आदत बनाने में थोड़ा समय लगता है। 2-3 महीने में आप अगर इस तरीके से रिवीजन की स्ट्रेटजी लेके चलोगे तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट के अंदर रहोगे, क्योंकि चीज़ें आपके साथ साथ कवर होती रहेगी, रिवीजन भी होता रहेगा, नई चीज़ें भी पढ़ रहे हो। इस वजह से रिवीजन, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो आंसर राइटिंग मेंस में, क्योंकि मेंस में ही सारा खेल है। 800 नंबर का आपका मेंस है, 800 नंबर में से आप अगर अच्छे नंबर लेके आते हो, फिर आपका इंटरव्यू क्योंकि 100 नंबर का वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रख पाता, अगर आपके मेंस में अच्छे परफॉर्मेंस हो जाती है तो मेंस और इंटरव्यू दोनों के नंबर जुड़ के ही आपके कट ऑफ बन रही, इसलिए तो ये आरएस मेंस को मैंने पूरा एक एग्जाम को एनालिसिस किया, पिछली ईयर के जो पेपर थे उसकी एनालिसिस तुलना कर दी इस बार के मेंस से, जो संभावित कट ऑफ है वो मैंने आपको डिस्कस कर ली कि 300 से 310 के बीच में जो है वो कट ऑफ रहने वाली है। इसके अलावा जो भविष्य में इन फ्यूचर आप क्या स्ट्रेटजी अपनाओ वो भी मैंने डिस्कस कर ली। थैंक यू फ्रेंड्स। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।